हेलो एवरीवन, वेलकम टू महिंद्राज, ब्रॉट यू बाय महिंद्रा एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। आप देख रहे हैं एग्जाम पर चर्चा। एग्जाम पर चर्चा के आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ एसआई के बारे में। उसकी वैकेंसी अभी हाल ही में आई है, तो आज हम उसके कंप्लीट डिटेल वीडियो में है, यानी यहाँ पे हम उसके हर एक पहलू पे इस एग्जाम के फॉर्म एप्लीकेशन से लेकर फाइनल जो आपका सिलेक्शन होना है वहां तक के प्रोसीजर के बारे में बात करने वाले हैं। और उसके लिए हमारे साथ हैं आपके अपने इंग्लिश गुरु। तो सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले सर, इस वैकेंसी को लेकर मेरा सवाल ये है कि जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो मोड है, मान लीजिए सीजीएल का रहा है या किसी और एसएससी पैटर्न के एग्जाम का रहा है, क्या ये वैकेंसी उनके लिए है? बिल्कुल। जो भी एस्पिरेंट्स एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं जी, स्पेशली जो बच्चे कहीं ना कहीं सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हाँ। उनको कहीं ना कहीं इस वैकेंसी से ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अब ये ज़्यादा क्यों मिलने वाला है, हाँ। उसका रीज़न भी है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे पैटर्न के रूप में। जी। जो एग्ज़ाम का इसका पैटर्न है, वो अगर आप देखें अलग अलग सब्जेक्ट्स का, हाँ। तो लगभग सेम ही है। अगर आप सीजीएल जैसा ही कुछ हाँ, है। सीजीएल जैसा ही है। और एवन जैसा प्रीवियस पैटर्न था ना सीजीएल का, इन्होंने पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया है। हाँ। बस कुछ एक बदलाव है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके तो बारे में चलिए बात शुरू कर से लेंगे। शुरू करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले सर, आप ये बता दीजिए कि जो एग्जाम जो एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशन की विंडो कब से कब तक है? बिल्कुल, अगर हम इसके एग्ज़ाम की बात करें, सबसे पहले तो ये समझिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए, क्योंकि अभी हमारे सीजीएल के एग्ज़ाम चल ही रहे हैं और इसी दौरान सीपीओ की वैकेंसी का आना काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब ये क्योंकि आप वैकेंसी कंटिन्यूएशन में एक तरीके से हाँ, अपने बिल्कुल प्रिपरेशन बिल्कुल तैयारी आपकी चल ही रही है। और साथ ही साथ अब आप ये एग्जाम देंगे तो आपको लगेगा कुछ अलग नहीं है। हाँ। जो अभी एग्जाम दिया था, हो सकता है उसी पैटर्न पे बेस कोई ग्रामेटिकल एरर उसी तरह की आपको अपकमिंग सीपीओ एग्जाम में भी देखने के लिए मिल जाए। बिल्कुल चांसेस हैं। अब ये जो विंडो आपकी खुली हुई है 22 जुलाई से 15 अगस्त तक खुली हुई है। सर एग्जाम, हाँ बोलिए। हाँ, मतलब इस ड्यूरेशन के अंदर आपको अप्लाई कर देना, कोशिश करनी है कि इस मंथ के अंदर ही आप अप्लाई कर दीजिए, यानी अगस्त में जाने की जरूरत नहीं, जुलाई में ही आप जितनी जल्दी एप्लीकेशन कर दें उतना ज़्यादा बेहतर है। सर, इसका जो एग्जामिनेशन, चूंकि ऑलरेडी इन्होंने मंथ तो डिक्लेयर कर दिया, एग्जैक्टली जो डेट है वो नहीं बताई है, बिल्कुल, पर वो मंथ बता दिया है, तो कितना समय लगभग आप बता सकते हैं, कितना समय होगा? बेसिकली अभी जो नोटिफिकेशन में गिवन है दैट इज अक्टूबर 2023 में एग्जाम होना है। हाँ, अभी अक्टूबर के मिड में होगा, स्टार्टिंग में होगा या लास्ट में होगा, ये नहीं पता। आप स्टार्ट ही मानिए, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन में हैं तो फिर आप कम से कम ये मानिए कि हाँ, अक्टूबर के स्टार्ट में हो जाएगा। तो मतलब आपके पास अगस्त सितंबर का टाइम है। जुलाई तो सर गया ही लगभग, ठीक है। अगस्त और सितंबर 2 महीने हैं आपके पास। 60 डेज का अपना स्ट्रेटजी प्लान आउट करिए कि 60 डेज में मुझे कैसे ये एग्जाम क्लियर करना है और फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचना है। बिल्कुल सर। दूसरा ये कि जो वैकेंसी है, इसमें वैकेंसी भी अच्छी खासी है, यानी इस जैसे एग्जाम की बात करें तो जो वैकेंसी इस नोटिफिकेशन में आई है, बिल्कुल वो इतना सफिशिएंट है, यानी कोई भी तैयारी करके उसमें अपनी जगह बना सकता है। और क्या बैकलॉग की वैकेंसीज भी इसमें ऐड होती हैं? क्या है कोई चांस? अक्सर ऐसा होता है कि एसएससी की वैकेंसी में, मतलब कंफर्मली तो नहीं कहा जा सकता कुछ भी, लेकिन एसएससी की वैकेंसीज हमेशा ही कुछ ना कुछ बढ़ जाती हैं फाइनली, अगर हम देखें सिलेक्शन तक। तो अगर हम इस वैकेंसी की बात करें, इवन अगर एसआई लेवल पे वैकेंसी है, कांस्टेबल की वैकेंसी नहीं है, सबसे पहले ये समझिए एसआई लेवल की वैकेंसी है। और एसआई लेवल पे हमें करीब 1800 प्लस वैकेंसी सर देखने के लिए मिल रही, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। जैसे अगर आप सब इंस्पेक्टर ग्रेड में जाएं और कांस्टेबल ग्रेड में जाएं तो दोनों अलग अलग हैं। अब ये सब इंस्पेक्टर ग्रेड की कहीं ना कहीं वैकेंसी है आपकी, तो सीधी सी बात है कि 1800 प्लस वैकेंसी भी काफ़ी बड़ा नंबर है आपके लिए। सर, एक और सवाल है कि जो एज का लिमिट है वो क्या है, और उसके लिए चूंकि कैलकुलेशन की एक डेट होती है, वो डेट क्या है वो बताइएगा उसके बारे में। देखिए सर, अभी जो आपका एज काउंट होने वाला है वो 1 अगस्त 2023 के बेस पे काउंट होगा। मतलब 1 अगस्त 2023 को आपका एज 20 से 25 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर मैं डिटेल पे जाऊं थोड़ा सा और, तो आपका जन्म जो है 2 अगस्त 1998 से पहले नहीं होना चाहिए, ठीक है।
और साथ ही साथ अगर हम बात करें 1 अगस्त 2023 के बाद में जन्म नहीं होना चाहिए बच्चे का, ठीक है। तो मतलब ये बेसिक एज का जो क्राइटेरिया है वो है। हाँ, रिजर्वेशन आपको मिल रहा है, जैसे SC ST कैटेगरी में, SC कैटेगरी में आपको 5 इयर्स का रिजर्वेशन मिल जाता है, तो वो रिजर्वेशंस ऑलरेडी हैं, जिसके ऊपर मैंने पूरा नोटिफिकेशन में डिटेल भी दिया है। आप सबको अगर नहीं देखा है तो उसे देखिए, जहां पे मैंने पूरी डिटेल आपको बताई है नोटिफिकेशन से कि किस कैटेगरी के लिए आपको कितना कहीं ना कहीं छूट मिल रही है एज के लिए। सर एक और जैसे क्वालिफिकेशन को लेकर भी है कि क्या क्वालिफिकेशन इसमें होनी चाहिए, ग्रेजुएशन या उससे कम में भी चलेगा? अब सर ये मार्केट वाला तो मामला नहीं है कि भाई भैया इतने में सब्जी दोगे या इससे कम में थोड़ा सा चलेगा, तो इसका कहने का सिर्फ ये मतलब है कि जो लोग ग्रेजुएट हैं ये उन्हीं के लिए है। अगर आपका ग्रेजुएशन हो जाए, डेट बताइएगा, जो ग्रेजुएशन का जो कैलकुलेशन है यानी रिजल्ट का एक डेट इसमें दिया गया है, उसके बारे में बताइएगा। देखिए बेसिकली क्या है कि अगर आपने ग्रेजुएशन फाइनल सेम के एग्जाम दिए हैं या फाइनल ईयर के एग्जाम दिए हैं, जहां भी ईयरली होते हैं, जहां सेमेस्टर वाइज होते हैं, आपने फाइनल सेम के एग्जाम दिए हैं, बिल्कुल, अब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा सीधे सीधे गिवन है नोटिफिकेशन में, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका रिजल्ट जो है 15 अगस्त 2023 तक आ जाना चाहिए। मतलब इस पर्टिकुलर डेट तक, जब एप्लीकेशन फॉर्म की क्लोजिंग हो रही है 15 अगस्त को, उस पर्टिकुलर डेट तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। अब ऐसे में कई बार बच्चे, सर ऐसा भी एक केस अभी रिसेंटली हमने एक बच्चे का सिलेक्शन का इंटरव्यू किया था, मीट द विनर्स, जहाँ पे उससे बात हो रही थी, तो ऐसा कुछ केस था कि कॉलेज ने रिजल्ट पहले डिक्लेयर कर दिया, सर्टिफिकेशन बाद में हुआ, तो उसमें जो डेट थी वो अलग थी, और बाद में बच्चे ने उसके लिए एक एफिडेविट किया और यूनिवर्सिटी से उस पर लिखवा लिया कि ये रिज़ल्ट ऐसा आ गया था, और चूंकि डिक्लेयर होने के बाद ये जो हमारे पेपर पे है वो डिफरेंट डेट देखने को मिल रही थी या उससे आगे की डेट देखने को मिल रही थी। तो आपके केस में भी अगर ऐसी स्थिति बनती है कि आपको लगता है कि एक डेट जो एग्ज़ाम रिजल्ट है वो आपका पहले डिक्लेयर हो जाता है, और इन केस ऐसा होता है कि वो बाद में कई बार जो आपके डिग्री आपको जो मिलती है उस पर जो डेट लिखी होती है वो अलग आपको देखने को मिल सकती है, कई बार ऐसा केसेस होता है यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स या जो भी कॉलेज हैं इनमें। तो ऐसी स्थिति में आप परेशान मत होइए, ये एक रास्ता आपका एफिडेविट का बनता है, जो स्कूल से, कॉलेज से आप अपने संपर्क करके लिखवा भी सकते हैं और एफिडेविट भी बनवा सकते हैं। खैर सर, आगे बात करते हैं सब्जेक्ट्स की, क्योंकि अब एग्ज़ाम के 2 फेज़ हैं। बिल्कुल। एक जो पहला फेज़ एग्ज़ाम का है उसमें 4 सब्जेक्ट आपके, जिसमें रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश और मैथ्स, सभी में 50 क्वेश्चंस रहेंगे एज इट इज़, जैसा लास्ट ईयर था, या इसके पहले भी जो पैटर्न आपका 50 क्वेश्चन का था, 50 क्वेश्चन का ही पैटर्न है हर एक सब्जेक्ट में 50 मार्क्स के लिए। एक जो चेंज हुआ है उसके बारे में सर आपको बताएंगे। सर बताइएगा वो क्या चेंज है? देखिए, अभी तक आपने सीपीओ एसआई के एग्जाम में अगर आपने देखा है, एसएससी सीपीओ के एग्जाम में, तो जो माइनस मार्किंग आपकी रहती थी वो 1/4 की रहती थी। बिल्कुल। तो 1/4 जब माइनस मार्किंग रहती थी तो थोड़ा बर्डन कम रहता था हमारे एस्पिरेंट्स पे। हमारे एस्पिरेंट विन विन गलत हो गया तो चलो ठीक है 0.25 जाएगा, इस बार ज्यादा जाएगा 0.33 0.33 जाएगा। 1/3 आपका माइनस मार्किंग है, मतलब कि अगर आपने 3 क्वेश्चंस रॉन्ग किए तो 1 मार्क आपका करेक्ट से कट जाएगा, ठीक है। 1/3 की माइनस मार्किंग है आपकी। और ये इस चीज का कहीं ना कहीं आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सीजीएल लेवल पे कहीं ना कहीं मेंस में जब हम जाते हैं तो 1/3 की माइनस मार्किंग आपकी रहती है, तो ये इस चीज का इंडिकेशन है कि आगे कहीं ना कहीं सिलेबस में भी, जैसे एसएससी ने सीएचएसएल लेवल पे बदलाव किए, एमटीएस लेवल पे बदलाव किए, सीजीएल लेवल पे बदलाव किए, ये बदलाव ऐसा ही कुछ हो सकता है फ्यूचर में। हाँ, एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि माइनस मार्किंग यहाँ पे 1/3 रख दी गई है, ठीक है। ये सिर्फ एक अनुमान है एंड नथिंग एल्स। सर दूसरा ये सवाल है कि जो भी पेपर बनता है, ये पेपर का लेवल क्या होता है? सीजीएल का लेवल होता है या सीएचएसएल लेवल होता है? या हम, चूंकि ये एक बेंचमार्क है, जनरली बच्चा सीजीएल और सीएचएसएल के बारे में अच्छे से जानता है, बिल्कुल, तो उसका लेवल क्या है? देखिए, बिल्कुल, अगर मैं एक बेसिक वे में बात करूं इस चीज की, तो यहाँ पे आपको जो पेपर का लेवल है वो सीजीएल से थोड़ा हल्का ही मिलेगा,
अगर मैं सीपीओ के पेपर की बात करूं तो सीजीएल से आपको लेवल थोड़ा हल्का मिलने वाला है यहाँ पे। अगर आप सीजीएल लेवल पे अपने आप को तैयार कर रहे हैं तो इसका मतलब आप इस एग्जाम के लिए रेडी हैं, मतलब इसके लिए आप रेडी हैं। बिल्कुल सर, दूसरा सवाल एक और ये है कि अब चूंकि पेपर फेज 1 हो गया, उसमें आपके 50-50 क्वेश्चन यानी 200 नंबर का फेज 1 आपका होता है पेपर, और हाँ पेपर 1 आपका हो गया। पेपर 2 सर जो है वो उसके बारे में बताइए, क्योंकि वो पूरी तरीके से आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। बिल्कुल, पेपर 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स और 2 आवर्स में आपको करने हैं। अब 2 आवर्स में 200 क्वेश्चन, वो भी इंग्लिश के, और ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट ही होगा क्या? हाँ, ऑब्जेक्टिव टेस्ट ही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेन चीज ये है ना कि सर अब अगर किसी एस्पिरेंट को इंग्लिश से डर लगता है सपोज, तो उसके लिए तो बड़ा दर्दनाक हो जाएगा, क्योंकि अब इंग्लिश में जब 200 क्वेश्चन पूछे जाने हैं तो बचता नहीं कोई कोना जो वो नहीं छू लेगा, है ना। तो और आप अपनी तैयारी में भी ये नहीं कर सकते चलो अच्छा तो अरेंजमेंट हम नहीं करते हैं, चलता है, मेरा नहीं जाता है सही, वो नहीं करेंगे हम, वो क्या और इन सब चीज़ों से संभाल लेंगे, तो वो होने वाला अब नहीं है शायद। देखिए, पास्ट अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं या पिछले पेपर्स की बात करूं तो यहाँ होता क्या है कि सेक्शन लिमिटेड रहते हैं लेकिन क्वेश्चन का नंबर बढ़ा दिया जाता है। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपको 20 क्वेश्चंस मिल गए, 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गए आपके 5-5 मार्क्स के, या कभी 10-10 मार्क्स के 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको दे दिए, ऐसा रहता है। या फिर आपको लास्ट टाइम क्या हुआ कि आपको नरेशन के 20 क्वेश्चंस मिल गए, वॉइस के 20 क्वेश्चंस मिल गए, मतलब इस तरह से रहता है कंडीशन कि जैसे जनरली एग्जाम में 2, 4, 5 क्वेश्चंस मिलते हैं, इसमें क्या सीधे 20 क्वेश्चंस एक सेक्शन से उठा के दे दिया आपको, अब करो सॉल्व आराम से। अच्छा, पेपर 1 और पेपर 2 में क्या दोनों में जो सिलेक्शन प्रोसीजर में वो किस तरीके का कैलकुलेशन उसका होता है? देखिए, ओवरऑल मार्क्स के बेस पे ही आपका सिलेक्शन है अभी फिलहाल के बेस पे अगर हम देखें तो। जैसे पहले सीजीएल में होता था ना कि आपका प्री का मार्क्स भी जुड़ता था, मेंस का मार्क्स भी जुड़ता था, ओवरऑल मेरिट बनती थी जो आपका रिटर्न रहता था एग्जाम उस पूरे के बेस पे। तो अभी तो फिलहाल इनका सेम प्रोसेस ही है कि आपका ओवरऑल मार्क्स जुड़ेंगे, क्योंकि दोनों में ही आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 ही है, चाहे आप पेपर 1 की बात करें चाहे पेपर 2 की बात करें। अच्छा, बच्चा 4 घंटे के लिए बैठेगा एग्जाम में? नहीं, पहले तो आपका पेपर 1 होगा, पेपर 1 होगा, पेपर 1 फिर पेपर 1 खत्म होने के बाद, हाँ, उसके बाद में जब आप उससे क्लियर करेंगे उस चीज पेपर 1 क्लियर, यानी वो फेज 1 एक तरीके से फेज 1 ही मान सकते हैं उसको। वो क्लियर करने के बाद आप जब फेज 2 में जाएंगे, पेपर 2 जहाँ पे होगा, ठीक है, तो आप उसे मेंस के रूप में देख सकते हैं। बिल्कुल, प्रीलिम्स के रूप में आपका पेपर 1 हो गया, जहाँ पे 4 सब्जेक्ट आपके रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस और मैथ्स हो गया, सभी के 50 क्वेश्चन, 50 नंबर के लिए 2 घंटे का समय। बिल्कुल। फिर उसके बाद यहाँ से अगर आप निकल गए तब आप पहुंचते हैं मेंस में, पेपर 2 और पेपर 2 में, यानी मेंस ही बोलेंगे उसको, पेपर 2 में पहुंच गए, और पेपर 2 में आपके पास होंगे सिर्फ इंग्लिश के 200 इंग्लिश के। एक सजेशन मैं आप सबको देना चाहूँगा कि इंग्लिश का आप एक काम करिए, कोई भी हार्ड कॉपी में अपने पास बुक्स रखिए। जैसे महेंद्राज जी आपको काफ़ी प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक अब प्रोवाइड करा रहा है, सारी की सारी आपको आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। तो कोई भी, मैं महेंद्राज की बात नहीं कर रहा, आप कोई भी हार्ड कॉपी में अपने पास बुक रखिए ज़रूर, ठीक है, जिसमें आपको प्रीवियस पैटर्न पे बेस आपको सीजीएल मेंस के पेपर्स मिल जाए, साथ ही साथ एसएससी सीपीओ के पेपर्स मिल जाए मेंस लेवल के, ठीक है। उस बुक को आप अपने पास रखिए और रेगुलर बेस पे कोशिश करिए, टारगेट बना के कम से कम 100 क्वेश्चंस डेली बेस पे सॉल्व करिए। एक पेपर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पेपर 2 का ही एक पेपर सॉल्व करते हैं, मतलब पेपर 1 का नहीं भी करते हैं, तब भी आप पेपर 1 आसानी से धूमधाम से निकालेंगे, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, पैटर्न सेम है, बस वहां पे जो 5 क्वेश्चन आने हैं, यहाँ पे वो 20 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, बस, एंड नथिंग एल्स। चलिए, अब एक सवाल और आप लोग, इसके बाद भी एक कहानी और है। अभी तो इतना हो गया, चूंकि एसआई बनने जा रहे हैं आप, तो कुछ शरीर में भी दम होना चाहिए, है ना, उसके लिए सर क्या है, वो क्या व्यवस्था है उसमें? बिल्कुल, देखिए, जांच की जाएगी, बताइए सर उसके बारे में। देखिए, फिजिकल एफिशिएंसी की अगर हम बात करें, वैसे मैं पूरी डिटेल आप लोगों को दे चुका हूँ इसके बारे में। आपका इन जनरल अगर हम देखें तो आपकी लंबाई 170 सेंटीमीटर्स के आसपास होनी चाहिए। वो खींच के बड़ी नहीं हो सकती, अगर कम है तो फिर जिनकी कम है वो तो अटेम्प्ट करना भी बेकार है फिर।
हाँ, अगर आप जैसे कि कहीं जैसे हाँ कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ से जैसे पहाड़ी एरियाज हैं या गोरखाज हैं, उनके लिए मैंने जैसा कि बताया था नोटिफिकेशन में कि उनको छूट मिल रही है, अच्छा लंबाई में छूट मिल रही है, या फीमेल्स हैं उनको छूट मिल रही है लंबाई में। तो वो देख लीजिएगा आप आपके लिए है कि नहीं, वो आपको पूरा नोटिफिकेशन एक बार देख लेना, क्योंकि अगर आपकी लंबाई में आप नहीं आ रहे हैं, हाँ तो फिर एग्जाम में बैठना, फिर आप अभ्यास के लिए भले बैठ लेंगे, सीजीएल में जैसे पेपर बनेंगे तो अब हम दे ही रहे हैं तो देख लेते हैं, कॉन्फिडेंस के लिए आप बैठ सकते हैं, वो तो अलग बात है, वरना फिर प्रॉब्लम। अब यहाँ पे अगर हम देखें इन जनरल, अगर हम बॉय या मेल्स की बात करें तो वहाँ पे 170 सेंटीमीटर आपकी लंबाई चाहिए, और साथ ही साथ जो सीने का स्पेसिफिकेशन है, चेस्ट का स्पेसिफिकेशन है, वो 80 और 85 है आपका मेल्स के लिए, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी में, तो सबसे पहले तो आपकी दौड़ है 100 मीटर्स की 16 सेकेंड्स में, मतलब वो जो स्पीड वाली दौड़ होती है ना, फटाफट स्प्रिंट कहते हैं उसको। तो मतलब 16 सेकंड में 100 मीटर आपको फटाफट दौड़ जाना है, कर लेना, ठीक है। अब दूसरा जो आपका दौड़ है 6.5 मिनट्स में आपका है 1.6 किलोमीटर्स। अब यहाँ पे आप 6.5 मिनट्स में आसानी से अगर देखा जाए, पर ये लंबी वाली दौड़ आपकी स्टेमिना के लिए है, हाँ स्टेमिना के लिए, तो वहाँ पे अगर आपने स्प्रिंट रन किया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आप तेजी से दौड़ेंगे बाद में, हाँ ऑब्वियसली, तो आपको थोड़ा अपना बेस बनाते हुए धीरे धीरे करके तो क्या बुराई है, पढ़ाई के दौरान वैसे भी आपको अपनी रूटीन में ऐसा कोई कार्डियो एक्सरसाइज जरूर इंक्लूड करना चाहिए, डेली बेसिस पे थोड़े थोड़े दौड़ते रहेंगे, है ना, अपनी तैयारी भी होती रहेगी और स्वास्थ्य भी आपका सही रहेगा। एक और चीज सर, जो वो कुछ भाला वाला फेंकने के लिए भी बोला जाएगा क्या इसमें? आप कह रहे थे कुछ फेंकना भी है इसमें। देखिए लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट तीनों ही हैं इसमें, ठीक है। अगर मैं लॉन्ग जंप की बात करूं तो अच्छा हुआ घुड़सवारी नहीं मांग ली इन लोगों ने, तो मुश्किल हो जाता। पर खैर ठीक है, जोक सपाट, आप लोगों को वैसे ऐसे ही लाइट करने के लिए मैंने बोल दिया। हाँ सर कंटिन्यू प्लीज। तो लॉन्ग जंप इनका जो है वो 3.65 मीटर्स का आपका लॉन्ग जंप है। 3 चांसेस आपको मिलेंगे, 3 चांसेस में आपको इतना जंप करना पड़ेगा, यानी वो टच कर लेना, यानी मान लो एक चांस में नहीं हुआ, 2 चांस मिला, तीसरे तक आपका जो है हो जाना, वो जो उनका रिक्वायरमेंट है जितनी दूरी का है वो कितना है सर? 3.65 मीटर्स का। मतलब अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से कर लेंगे जनरली। पर ये एग्जाम में तो फिर इसका मतलब सर आपको बच्चों को फिजिकल की तरफ जरूर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ आप पढ़ाई करके और रिटर्न तो निकाल लेंगे, पता चले वहाँ पे मामला। देखिए आप सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस में कहीं ना कहीं एक एसआई के पद पे जा रहे हैं, या दिल्ली पुलिस में जा रहे हैं, दोनों में से एक ही जगह आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो अगर आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं होंगे तो आप कैसे फिर निपटारा करेंगे चीज़ों का? मतलब सीआईएसएफ वगैरह तो वहीं पे लगती है सेंट्रल फोर्सेस, जहाँ पे सिचुएशन वर्स हो जाती है, बहुत वल्नरेबल सिचुएशंस में डिसीजन मेकिंग भी अच्छी होनी चाहिए, आप फिजिकली भी फिट होने चाहिए, सारी चीजें बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे हाई जंप की, तो वो है 1.2 मीटर्स, ये यहाँ भी आपको 3 चांसेस मिलेंगे। शॉर्ट पुट आपका गोला फेंक है कहीं ना कहीं, ठीक है। यहाँ पे आपको गिवन है जो 16 LBS की जो बॉल रहेगी आपकी, वो आपको फेंकनी होगी किलोग्राम में, यानी 7.26 kg के आसपास की बॉल जो रहेगी आपको, ये फेंकनी होगी। 8 किलो वाली गेंद खरीद लीजिए, गेंद नहीं मिलती 8 किलो ले लीजिए, और बाट मिलता है, बाट भी नहीं मिलेगा 8 किलो का, तो कुछ भी आपको 8 किलो का कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा, क्योंकि 2 चीजें होती हैं इसमें, या तो आप हालांकि मार्केट में हमें लग रहा है मिलता जरूर होगा शॉर्ट पुट, वो 8 kg का मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, लेके खूब अभ्यास करिए। कितना फेंकना है सर इसको? ये 4.5 मीटर्स है, और 3 चांसेस में भी है। हाँ 3 चांसेस यहाँ भी, आप प्रैक्टिस करेंगे आसानी से कर लेंगे, ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन हाँ दोनों पहलू हैं सर, एक तो फिजिकल वाला पहलू तो है ही है, ये भी मतलब यानी सिर्फ पढ़ाई वाली पहलू से ही सिर्फ नहीं काम होने वाला है इसमें, तो बिल्कुल बिल्कुल यानी थोड़ा ज़्यादा है। इसीलिए मैं आपको एक रियल चीज़ बताऊं कि यहाँ पे एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स बाहर हो जाते हैं। अच्छा, इसमें फिर सर क्लियर भी ज़्यादा लोग करते हैं? मुझे वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप अगर प्री के बेस पे देखें तो प्री, अगर आप थोड़ा सीरियस हैं पढ़ाई के प्रति, तो प्री आप आसानी से क्लियर कर लेंगे,
बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके क्लियर करने के प्री। और उसके बाद मेंस में अगर आपका इंग्लिश ठीक ठाक है, आपने प्रैक्टिस किया है, ठीक ठाक का मतलब आपने प्रैक्टिस किया है। देखिए ठीक ठाक ऐसा नहीं है कि आपको स्पोकन करना है या ग्रामर पढ़ाना है। हाँ, ग्रामर मतलब आपने पेपर सॉल्व किए हैं अगर ईमानदारी से अच्छे से, तो आप आराम से धूमधाम से 150 मार्क्स लेके आएंगे और उससे प्लस ही लेके आएंगे। बस आपको साथ में फोकस करना होगा अपने फिजिकल पे। ये मत सोच के बैठना कि चलो ठीक है एग्जाम निकल जाएगा उसके बाद देख लें, क्योंकि राउंड अलग अलग है। कि अगर किसी भी एक राउंड नहीं, मैं ये सोच रहा था कि एक ही दिन में पता चले, चलो सीना तो फुला लेंगे आराम से, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगनी है। फिर उसके बाद 100 मीटर रेस भी होगा तो सब एक ही दिन में, ऐसा तो नहीं कि सबका अलग अलग दिन होगा। आपका 100 मीटर स्प्रिंट कर लिया। मैं आपको रियल बताऊं होता क्या है इसमें, मैं खुद विटनेस किया हूं इन सारी चीजों को। आपको एक मशीन बांध दी जाती है पैरों में आपके, ठीक है, और उसके बाद दौड़ाई जाती है एक रेस। एक रेस दौड़ाई तब तक अगले राउंड के लिए तैयारी चल रही है। मतलब बीच में आपको आधे से 1 घंटे का मैक्सिमम टाइम मिल जाता है। उतनी देर में आप जूस वगैरह जो भी लेना चाहें, हाँ वो ले सकते हैं आप अपना। फिर अगले राउंड के लिए आप तैयार हो गए, फिर अगला राउंड, फिर अगला। मतलब वो मशीन लास्ट में खुलेगी शाम को तभी जब आपके सारे राउंड्स हो जाएंगे। तो क्या भारी भारी होती है क्या मशीन? नहीं, हल्की सी होती है पैरों के अंदर, कहीं भाग ना जाओ। नहीं, भागने की बात नहीं होती सर, वो रीडिंग रहती है उसमें। कि आपने उस मतलब बेंच मार्क पे जहाँ पे आप पैर रखेंगे जाके, उससे क्लियर होगा कि आप उतना डिस्टेंस आपने कवर किया उतनी देर में या नहीं किया। उस मशीन से ही क्लियर होती हैं सारी चीजें, ये सारी चीजें। तो वो आपके पैरों में एक रहेगी, ठीक है, चिंता मत करो। ईश्वर करे कि आप लोगों के पैरों में मशीन बनने की नौबत आ जाए। फिर उसके बाद तो आप लोगों का जो फिजिकल जितना मेहनत किए रहेंगे। अभी सर मैं ऑफिस से निकलता हूँ तो एक बच्चे को देखता हूँ डेली, वो शाम से मुझे लग रहा है 11-12 किलोमीटर वो जो है वो दौड़ता है। बिल्कुल। और यहाँ जब देखता हूँ, पहले कई बार जब जितना नज़दीक मैं अपने ऑफिस के उसको देखता हूँ, उसके ऊपर उतने ज़्यादा कपड़े होते हैं। जितना दूर होता चला जाता है उसके कपड़े उतने कम होते चले जाते हैं। लास्ट में मुझे वो 12 किलोमीटर की दूरी पे बिल्कुल पसीने से लथपथ दिखाई देता है। नहीं तो ये बच्चे सर ऐसे हैं जो रेगुलरिटी के साथ मेहनत कर रहे हैं। वैकेंसी अब आई हैं, इनकी फिजिकल की तैयारी 6 महीने पहले से ही चल रही होगी। बिल्कुल सीधी सी बात है। तो अब लोगों को क्या बताना है, आप भी लेट नहीं है। आप में से भी ऐसे कई लोग होंगे जिनकी तैयारी पहले से चल रही है और जिनकी नहीं चल रही है, उनको आज से ही शुरू कर देनी। जिनको लग रहा हो रिटर्न वाली हमारी बिल्कुल ठीक चल रही है तो वो लोग इसमें ध्यान दें, क्योंकि मैं आपको बताऊं एक चीज बड़ा डिसबैलेंस होता है। ज्यादातर लोगों के साथ ये होता है, या तो पढ़ाई जिनके साथ ज्यादा अटैच होती है उनका फिजिकल वाला जो इस तरीके की जो एक्टिविटीज हैं वो मामला थोड़ा डाउन होता है, और जिनका वो वाला मामला जो फिजिकल वाला है वो अप होता है, उनकी पढ़ाई वाला मामला थोड़ा सा मतलब हो सकता है। एक्सेप्शन नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दोनों को बहुत बढ़िया बैलेंस करते हैं, पर ज्यादातर केसेस में ऐसा ही देखने को मिलता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो फिजिकली ज्यादा एक्टिव रहते हैं बच्चे, और साथ ही साथ मेंटली बैलेंस्ड हैं, ऐसा नहीं कि बहुत टॉपर हैं, बैलेंस्ड हैं। अगर आप एक एवरेज कैंडिडेट हैं और आप फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, और वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं है। अब वीडियो का जैसे एग्जाम जो हुआ था, वीडियो में सर 10 किलोमीटर तो साइकिल रेस थी, और उसके बाद में पैदल चाल अलग से थी, रेस अलग से थी, लॉन्ग जंप अलग से थी। मतलब वो सारी चीजें इंक्लूड थी उसके पैटर्न के अंदर। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या ये गांव वाले लोगों को साइकिल से ही भेजेंगे ऑफिस या तो अब वो फील्ड में काम साइकिल पे ही करवाएंगे? हाँ, वही चीज है। तो अब उससे तो मुझे लगता है इसका फिजिकल आसान अगर देखा जाए तो, बस ये थोड़े से एफर्ट और मेहनत की जरूरत है, नथिंग एल्स। चलिए, तो हमें लग रहा है आपके बाकी सवाल जो है जितने भी हैं वो सब सॉल्व होंगे। यदि कोई प्रश्न रह जाता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मेंशन करिएगा। हमारा प्रयास रहेगा अगले एपिसोड तक हम आपको ज़रूर आंसर कर पाएँ, और वैसे भी आपको कमेंट में महिंद्रास की तरफ से रिप्लाई भी मिल जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कुछ हंसी मजाक के साथ हमने इसको ख़त्म किया है। खैर, आपको सीरियसली अपनी तैयारी करनी चाहिए, और आप लोग कर भी रहे होंगे। जो लोगों को अभी पहली बार जो लोग देख रहे होंगे वो लोगों को भी जैसा सर ने बताया जिन चीज़ों के बारे में,
उसका ध्यान रखिए और निश्चित रूप से ही आप जो है इस एग्ज़ाम को क्लियर कर ले जाएंगे। थोड़ा सा सिंसियरिटी की ज़रूरत है और वो आपके अंदर है। तो आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच। आप खुश रहिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते लिखते रहिए और ईश्वर करे आप जल्दी से सेलेक्ट हो जाएं। और सर का भी बहुत सारा धन्यवाद कि सर ने आपको गाइड किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.